गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, इस चैनल से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हुआ है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। चारों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, इसके बारे में कल हमने लर्निंग करी थी। आज उसी क्रम में हम आज पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। देखिए, टेंस जो टॉपिक हमने शुरू किया है, टेंस में आपको पता है टेंस 3 होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो जो 3 मुख्य टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो उसमें प्रत्येक टेंस के जो 4 भाग होते हैं, उन 4 भाग में सबसे पहला जो होता है इंडेफिनेट या सिंपल, जिसको हमने पढ़ना शुरू किया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट 2 टेंस कंप्लीट हुए हैं। आज हम 3rd नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको हम कहेंगे साधारण। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको कहेंगे हम साधारण भविष्यत काल। क्या कहेंगे? साधारण भविष्यत काल। या फिर हम इसको कह सकते हैं अनिश्चित भविष्यत काल। देखिए, फ्यूचर का मतलब आप जानते हैं भविष्य, द टाइम, ऐसा समय जो अभी नहीं आया है। भविष्य का मतलब क्या है? भविष्य का मतलब ऐसा समय जो अभी आया नहीं है। वो कहाँ है? बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट से पहले है। और पास्ट क्या है? आफ्टर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के बाद में। प्रेजेंट के बाद में जो निकल गया वो पास्ट है, और जो बिफोर प्रेजेंट है वो क्या है? फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर है। तो देखिए, फ्यूचर जो टेंस है, इस फ्यूचर टेंस में हम क्या सीखेंगे? इसमें ऐसा सीखेंगे कि कोई कार्य भविष्य में अपने समय पर या अनिश्चित समय पर संपन्न होता है। क्या होता है? कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन जो है वो कहाँ होता है? भविष्य में संपन्न होना बताया जाता है। कोई भी कार्य जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ये बस कल जयपुर जाएगी, तो बस जयपुर जाएगी, तो ये अभी काम हुआ नहीं है। ये कैसा काम है? ये भविष्य में है। किस में है? भविष्य में ऐसा काम होना बताया जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जिस प्रकार से कल हमने टाइमलाइन के माध्यम से देखा था कि पास्ट इंडेफिनेट में किस प्रकार से प्रेजेंट से पहले जो पास्ट निकल गया है उसमें कोई भी कार्य अनिश्चित समय पर होता है, उसी प्रकार से इसमें देखेंगे। देखो, ये वही है टाइमलाइन, और टाइमलाइन में हम सबसे पहले किसको डिफाइन कर रहे हैं? प्रेजेंट को। और प्रेजेंट के पहले जो समय निकला है वो पास्ट है, और पास्ट के बाद जो समय आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर है। तो देखो, फ्यूचर में किसी भी एक्शन का, फ्यूचर में क्या? किसी भी एक्शन का होना बताया जाता है। किसी भी कार्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में ऐसा होगा। जैसे मैं कल कोटा जाऊंगा, तो कल जो है वो कहाँ है? फ्यूचर में है, मतलब वो टाइम अभी आया नहीं है। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या बताया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनेट में किसी भी एक्शन के बारे में भविष्य में उस कार्य का होना बताया जाता है। तो हम
फर्स्ट इसका जो सेंस है, मीनिंग है, वो समझते हैं। फिर जिस प्रकार से हमने प्रत्येक टेंस की पहचान देखी है कि इसके वाक्यों की क्या पहचान है, उसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे। तो देखो, पहले इस टेंस का मीनिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? मीनिंग। जैसा कि कल हमने सेंस लिखा था, मीनिंग और सेंस सेम है। देखो, इस टेंस में किसी कार्य मतलब एक्शन। एक्शन मतलब वही वर्ब है। कार्य से मतलब क्या है? वर्ब से है। कार्य और काम जो है वही वर्ब है। तो इस टेंस में किसी कार्य का फ्यूचर टाइम में घटित या संपन्न होना बताया जाता है। इस टेंस में किसी कार्य का, किसी एक्शन का, किसी वर्ब का फ्यूचर टाइम में घटित मतलब संपन्न होना बताया जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कार्य फ्यूचर में होगा, इसके बारे में इस टेंस के माध्यम से बताया जाता है। इस टेंस के माध्यम से मतलब टेंस का मतलब वर्ब से है। टेंस का मतलब किससे है? वर्ब से है। मतलब टेंस ही वर्ब है। अगर फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब फ्यूचर टेंस की वर्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर टेंस की वर्ब पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसमें हमने देखा कि इस टेंस में किसी कार्य, किसी एक्शन, किसी वर्ब का फ्यूचर टाइम में घटित होना, संपन्न होना बताया जाता है। अब देखो, इसकी पहचान जो है, इसकी पहचान क्या होती है? मतलब पहचान से क्या है, हमें कोई भी वाक्य का ये पता चल पाता है कि ये वाक्य किस टेंस का है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट में देखा कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे या किसी भी शब्द के अंत की मात्रा आ, ई, ए आती है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो देखो, हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसा वाक्य हो सकता है जिसको हम बोलेंगे तो उसमें ऐसा शब्द क्या आएगा अंत में जिससे हम पहचान सके कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखो, अभी मैंने सेंटेंस बोला था, मैं कल कोटा जाऊंगा। क्या बोला? मैं कल कोटा जाऊंगा। तो पीछे शब्द क्या आया? गा। क्या शब्द आया पीछे? मतलब जो वर्ण है वो क्या रहा लास्ट में शब्द के? गा। अगर स्त्रीलिंग है तो गी और बहुवचन है तो गे। गा, गी, गे क्या है? गा, गी, गे। गा, गी, गे का मतलब है जाऊंगा, जाऊंगी या जाएंगे, खाऊंगा, खाऊंगी या खाएंगे, हाँ, धोऊंगा, धोऊंगी या धोएंगे। इस प्रकार से देखूंगा, देखूंगी या देखेंगे। मतलब ऐसे शब्द जिससे ऐसा पता लगता है कि वो एक्शन आगे जाके फ्यूचर टाइम में होने वाला है। तो देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द या वर्ण आते हैं। मतलब अगर कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो इस प्रकार के शब्द गा, गी, गे आ सकते हैं। और पूरे शब्द क्या हो सकते हैं मैंने आपको बताया, जैसे जाऊंगा, जाऊंगी, खाऊंगा, खाऊंगी। इस प्रकार से यह वाक्य कौन सा हुआ? हिंदी का। अब हम दोनों तरीके से टेंस पढ़ रहे हैं। एक तो हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब भरना। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस आता है उसमें वर्ब की जगह खाली दी हुई है और हमसे कहा जाता है कि कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उसको कैसे पढ़ते हैं? दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं। दोनों तरीके से पढ़ने के लिए पीछे यही कारण है कि हम पहचान भी दो तरीके से सीख रहे हैं, एक तो हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। तो देखो, अंग्रेजी वाक्यों की क्या पहचान है? इंग्लिश सेंटेंसेस में अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों में क्या होता है, कैसे शब्द होते हैं, कैसी क्रिया विशेषण होती है, कैसे एडवर्ब्स होते हैं। देखिए, यहां एक शब्द लिखा है मैंने टुमारो। क्या लिखा है? टुमारो।
कल पास्ट इंडेफिनिट में हमने एक शब्द देखा था यस्टरडे। क्या देखा था? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और यहाँ है टुमारो। टुमारो का मतलब है आने वाला कल। टुमारो। सून, क्या शब्द है? सून। सून का मतलब होता है शीघ्र ही। शॉर्टली, क्या है? शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब ये होता है बहुत कम समय में। शॉर्टली मतलब बहुत कम समय में। और सून का मतलब, सून का मतलब आप जानते हैं, सून मतलब शीघ्र ही। सून मतलब शीघ्र ही। एक होता है टुनाइट। टुनाइट मतलब आज रात। टुनाइट मतलब आज रात। तो देखिए यहाँ मैंने 4 एडवर्ब्स लिखी है, टुमारो, सून, शॉर्टली, टुनाइट। और जिस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में हमने देखा कि लास्ट जो आता है, लास्ट शब्द के साथ लास्ट में सप्ताह का कोई भी दिन आ सकता है, सप्ताह आ सकता है, और महीने का नाम आ सकता है, महीना आ सकता है, और ईयर आ सकता है। तो यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? पास्ट में तो लास्ट, और फ्यूचर में नेक्स्ट। क्या होता है? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के साथ क्या आ सकता है? सप्ताह का कोई भी दिन आ सकता है, जैसे नेक्स्ट मंडे। क्या है? नेक्स्ट मंडे। या फिर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। या फिर नेक्स्ट जुलाई। क्या लिखा है? नेक्स्ट जुलाई। या फिर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने। या फिर नेक्स्ट ईयर। क्या शब्द है? नेक्स्ट ईयर। और या एक ऐसा शब्द भी आ सकता है, ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में। क्या शब्द है? ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में मतलब कुछ ही पल में। देखो ये जो क्लासेज है ये किस लेवल के लिए हेल्पफुल है? 6 से लेकर 11 तक। हालांकि और के लिए भी हेल्पफुल है, पर बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए क्लासेज बनाई जा रही है? 6th क्लास से लेकर 11th क्लास तक। अब इसमें जो टेंस का जो टॉपिक है, तो इस लेवल के हिसाब से ये 99% कंप्लीट टॉपिक है, मतलब उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। 10th में, 9वीं में, 8th में, इन क्लासों में जितने भी टेंस के सेंटेंस आते हैं, तो मैं ये जो इंग्लिश सेंटेंस की पहचान बता रहा हूँ, आपको वो शब्द इसमें से ही मिलेंगे। पूरी कंप्लीट जानकारी दी जा रही है कि वो जो वहाँ जो एडवर्ब्स उन वाक्यों में आएगी, वो जो एडवर्ब्स आएगी वो सब मैंने इसमें सम्मिलित कर दिए हैं। तो देखो अब हम वापस शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस को साधारण भविष्यत काल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित भविष्यत काल कहते हैं। इस टेंस में किसी कार्य एक्शन का फ्यूचर टाइम में घटित या संपन्न होना बताया जाता है। आप समझ पा रहे हैं? इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसमें क्या आएंगे? उस सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे। फिर आगे है, अगर वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश सेंटेंसेज में टुमारो, सून, शॉर्टली, टुनाइट, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या अ फ्यू मिनट्स आदि शब्द आ सकते हैं। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए इसके बाद हम सेंटेंस करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो अब हम इसके बाद सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और वर्ब फिल करना लर्न करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य? सकारात्मक वाक्य जिनका मीनिंग कैसा है? पॉजिटिव है। जिनका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीनिंग वाले जो होते हैं वो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, जैसे हम टेंस में सीख रहे हैं कि हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ भी हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। मैंने आपको कह रखा है कि कोई भी टेंस में अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो हमें सबसे पहले लिखना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, मतलब कर्ता लिखना है। उस वाक्य में जो कर्ता मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें सबसे पहले वही लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अफर्मेटिव में डायरेक्ट फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, और वह हेल्पिंग वर्ब क्या आती है आप जानते हैं, मॉडल्स हमने पढ़े हैं। मॉडल्स के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल सेल। क्या है, विल सेल। देखो सब्जेक्ट है, फिर विल सेल सहायक क्रिया है। क्या है ये, सहायक क्रिया, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट देखेंगे पहले, आगे नहीं चलेंगे, उसके पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो सहायक क्रिया है, एक विल है एक सेल है। तो आगे चलने से पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विल जो है यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, इसके साथ ऐसा करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ये होते हैं, इसके साथ ऐसा करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। देखो क्या डिफरेंट है, यहाँ सब्जेक्ट को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, दो तरीके से डिवाइड करेंगे। वह ऐसे करेंगे कि जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन जो हम पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट आते हैं, आई और वी। कौन कौन से आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है, यू। और थर्ड पर्सन में तीन आते हैं, ही, सी, दे। चार आते हैं, और इट। ही, सी, दे, इट। अब देखो ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या है, आई और वी, आई और वी। और इसके अलावा जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कौन कौन से, यू, ही, सी, दे, इट। देख पा रहे हैं आप। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल सेल सहायक क्रिया दोनों में से एक लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। जो प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसमें फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी को एक साइड में लिखा है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को एक साइड में लिखा है। अब हम देखेंगे कि इस टेंस में मॉडल्स में नहीं, टेंस में मॉडल का तरीका अलग है, टेंस अलग चीज है। इस टेंस में अगर सब्जेक्ट आई और वी है, क्या है, इस टेंस में अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आई और वी है। आई मतलब मैं या मैंने, और वी मतलब हम या हमने। तो अगर ऐसा है तो आई और वी के साथ तो हम लगाएंगे क्या, सेल। क्या लगाएंगे, सेल जो है, सेल सहायक क्रिया है वह लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, सेल। आई और वी के साथ सेल लगाएंगे। और इधर जो हमने देखा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल जो है सहायक क्रिया वो लगाएंगे, किनके साथ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि आई और वी के साथ विल नहीं लगता है। आई और वी के साथ विल भी लगता है, पर उस वाक्य में जो इंटेंशन है, उसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखो अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि आई और वी के साथ अपने को क्या लगाना है, सहायक क्रिया सेल लगाना है। क्या लगाना है, सेल लगाना है। अगर आपने विल भी लगा दिया तो वाक्य गलत नहीं है, और उसका मीनिंग है जो उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आई और वी के साथ सेल, बाकी यू, ही, सी, दे, इट के साथ विल। और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन है या कोई प्लूरल नाउन है
या कोई अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी एक वचन संख्या, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, ऐसे। प्लूरल नाउन मतलब जैसे मैंगोज, एप्पल्स, बॉयज, गर्ल्स, मैन का प्लूरल मैन, वीमेन का प्लूरल वुमेन, किसी अनकाउंटेबल जैसे वाटर, हाँ, ऑयल, मिल्क, इस प्रकार से। अगर कोई भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इनमें से कोई सा भी है तो भी हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया विल लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, फिर आगे देखो यहाँ क्या है, इसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सहायक क्रिया लिखने के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो देखो क्या स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। केवल टेंस का मतलब हमें इन दो चीज़ों पर गौर करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब किसके बेस पे आती है, सब्जेक्ट के बेस पे। सब्जेक्ट में हमें क्या सीखना है वो मैंने अभी आपको बताया है। आप चाहें तो इसको मैं अलग तरीके से लिखवा भी सकता हूं आपको। देखिए हम लिख ही लेते हैं। देखिए यदि वाक्य में कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, आई और वी है तो उसके साथ सेल सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यदि वाक्य में कर्ता आई और वी है तो उसके साथ सेल सहायक क्रिया लगाते हैं। दूसरी बात है, यदि वाक्य में कर्ता यू, ही, सी, दे, इट या किसी का नाम या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हो तो उनके साथ विल सहायक क्रिया लगाते हैं। देखो यदि वाक्य में कर्ता आई और वी है तो उसके साथ सेल सहायक क्रिया लगाते हैं, और अगर आई और वी नहीं है, यदि वाक्य में कर्ता यू, ही, सी, दे, इट, नेम या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अनकाउंटेबल नाउन हो तो उनके साथ विल सहायक क्रिया लगाते हैं। तो हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद जो आने वाली सहायक क्रिया है विल सेल, उसको कैसे अलग अलग हमने डिवाइड किया है, विल कहाँ आता है, सेल कहाँ आता है। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये बात याद रखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, हम सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देखिए हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ सेंटेंस करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मैं कोटा जाऊंगा। क्या लिखा मैंने, मैं कोटा जाऊंगा या मैं कल कोटा जाऊंगा, दोनों सेम है। वह चाय बनाएगी। क्या लिखा है, वह चाय बनाएगी। थर्ड है, वे मेला देखने
जाएंगे। क्या लिखा है? वे मेला देखने जाएंगे। चौथा है निशा कपड़े धोएगी। क्या है? निशा कपड़े धोएगी। देखो हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। ये 4 सेंटेंस अपने को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। देखे सीखते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी? सब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे? सब्जेक्ट की। हमारे पास प्रत्येक सेंटेंस में क्या क्या सब्जेक्ट है उसकी चर्चा करते हैं। देखो सब्जेक्ट कौन से प्लेस पे आता है? नंबर 1 प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ प्लेस पे ऑब्जेक्ट और फिफ्थ प्लेस पे अगर कुछ सेंटेंस में बचा हुआ है तो लास्ट में फिफ्थ प्लेस पे सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं कोटा जाऊंगा, सब्जेक्ट कौन है? मैं, और मैं को क्या लिखेंगे? आई। वह चाय बनाएगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह को क्या लिखेंगे? सी। वे मेला देखने जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? वे, और वे को क्या लिखेंगे? दे। निशा कपड़े धोएगी, सब्जेक्ट क्या है? निशा, और निशा को कैसे लिखेंगे? NISHA। क्या लिख दिया हमने? निशा। देखो सब्जेक्ट का काम हो गया है। अब किसकी बात करते हैं? साई, क्रिया, विल और सेल की। मैंने अभी आपको बताया अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ क्या लिखना है? सेल लिखना है। क्या लिखना है? सेल। यहाँ आई है तो क्या लिखेंगे? सेल। यहाँ सी, दे, निशा। केवल एक ही सेंटेंस में आई आया है और किसी में वी नहीं आया है तो हमने आई के साथ क्या लिख दिया? सेल। बाकी इसके अलावा जो आ रहे हैं उसके साथ क्या लिखेंगे? विल। क्या लिखेंगे? विल। देखो सी के साथ क्या लिख दिया? विल। दे के साथ क्या लिख दिया? विल। और किसी का नाम आया है तो नाम के साथ भी क्या लिख दिया हमने? विल। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब यहाँ देखते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब होती है। जैसे जाऊँगा मतलब जाना, और जाना को क्या कहते हैं? गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है। वह चाय बनाएगी, बनाएगी मतलब बनाना, और बनाना को क्या कहते हैं? प्रिपेयर कहते हैं। और प्रिपेयर की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर ही होती है। मतलब जो बेस फॉर्म होती है वही फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रिपेयर। वे मेला देखने जाएंगे। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, जाएंगे और देखने। देखना और जाना दोनों है। अब देखो देखने जाना एक क्रिया होती है, देखने जाना एक क्रिया होती है जिसको विजिट कहते हैं। उसमें देखना भी आता है और जाना भी आता है, दोनों मीनिंग उसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम चाहे तो इसको अलग भी लिख सकते हैं। दे विल, जाएंगे, जाने को तो कहते हैं गो। गो के बाद देखना अलग चीज़ है तो उसको कहते हैं हम सी या विजिट कह देंगे, या डायरेक्ट अपन चाहे तो विजिट भी लिख सकते हैं। तो दे विल गो टू विजिट। अगर किसी भी वाक्य में 2 क्रियाएं आती है, देखिए समझो आप, अगर किसी वाक्य में, वाक्य को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इस वाक्य में 2 क्रिया है, क्या है? 2 वर्ब आई है, तो जो लास्ट आई है, लास्ट में आ रही है वो तो पहले आती है, जो पहले आती है वो टू लगकर बाद में आती है। ये बात याद रखेंगे आप। तो दे विल गो टू विजिट। निशा कपड़े धोएगी, धोएगी मतलब धोना, और धोना को क्या कहते हैं? वाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाश कहते हैं। देखो सब्जेक्ट हो गया, साई क्रिया हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक का 3 नंबर तक का काम हमने कर लिया। अब चौथे नंबर पे चलते हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कोटा। यहाँ क्या है? चाय। यहाँ क्या है? मेला। दे विल गो टू विजिट फेयर। अ फेयर। मेले को क्या कहते हैं? फेयर कहते हैं। सिंगुलर है इसलिए ए लगाएंगे। निशा कपड़े धोएगी तो निशा विल वॉश क्लॉथ्स। देखो फोर्थ प्लेस पे क्या आया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचा हुआ है तो कहाँ लिखेंगे? रेस्ट में। मैं कोटा जाऊंगा, आई शेल गो टू कोटा, ये सेंटेंस यही खत्म हो गया। वह चाय बनाएगी, सी विल प्रिपेयर टी, ये सेंटेंस यही खत्म हो गया। वे मेला देखने जाएंगे, दे विल गो टू विजिट अ फेयर, ये सेंटेंस यही खत्म हो गया। और निशा कपड़े धोएगी, निशा विल वॉश क्लॉथ्स, ये सेंटेंस भी यही खत्म हो गया। चारों सेंटेंस में कोई भी रेस्ट के लिए कोई भी शब्द नहीं बचा। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको बताया, और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने हिंदी के वाक्यों को क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 4 वाक्य मैंने यहाँ किए हैं। आप खुद भी 4 या 5 सेंटेंस हिंदी से, जैसे मैंने हिंदी में सेंटेंस बनाए हैं वैसे आप भी हिंदी में सेंटेंस इमेजिन करके उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें।
अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन उसको हम सोल्व कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लर्न किया है। अगर आपको इसे लर्न करने में, सीखने में, पढ़ने में कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, समय कुछ थोड़ा कम है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बात देखो, शेयर करने से क्या होता है, आप खुद भी इसका प्रॉफिट ले रहे हैं और अपने मित्र दोस्त जो हैं, अपने रिलेटिव हैं, वहाँ तक भी अगर ये चैनल पहुँचता है तो उसका प्रॉफिट उनको भी मिलेगा। और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये केवल मैं मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरी क्लासेज के जो बच्चे हैं उनके लिए तैयार कर रहा हूँ कि देखो डिजिटलाइजेशन जो आ रहा है, बच्चे इस तरीके से अगर देखते हैं तो उनको क्या है, उसमें रुचि हो जाती है, मतलब बच्चे उसको देखने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए ये क्लासेज में तैयार कर रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए, जो जल्दी से सीख पाएंगे। और आपके लिए भी यही है कि अगर आपको भी इससे कुछ बेनिफिट चाहिए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें। और जब अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको पहले से याद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर जब आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो लास्ट में लाइक जो बटन है उस पर लाइक पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और हमारे अंदर ऐसा ये रहे कि हमें क्लास तैयार करनी है। मतलब कभी भी हम इसके लिए लेजी नहीं हों। कहने का अर्थ क्या है, हम इसके लिए लेजी नहीं हों और हम मतलब मोटिवेट होते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।